साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज के अध्याय में हम एक बेसिक बात को पढ़ेंगे, एक बेसिक कन्फ्यूज़न जो हर माता पिता के माइंड में है कि अगर हमारा बच्चा जो है हमारी पत्नी ले गई है या बच्चा जो है हमारी पत्नी के घर वालों के पास में है और बच्चा हम लाना चाहते हैं तो हम करें तो क्या करें। कुछ ये सोचते हैं कि बच्चा उठा के लियो, कुछ ये सोचते हैं कि हम केस फाइल करेंगे चाइल्ड कस्टडी का बिफोर फैमिली कोर्ट तो बच्चा मिल जाएगा, और कुछ ये सोचते हैं कि हमें फाइल करना चाहिए पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, जिसको हम कॉमनली कहते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। कईयों को जो है सफलता मिल जाती है, कईयों को जो है सफलता नहीं मिलती है। तो बेसिकली कारण क्या है ये जानना जो है बहुत ज़रूरी है, और वास्तव में क्या ये रेमेडीज़ प्रॉपरली काम करती हैं या नहीं करती है ये जानना भी ज़रूरी है। और अगर हमारे सामने भी ऐसे इश्यूज़ हैं तो उस कंडीशन में बेस्ट रेमेडी क्या रहेगी जिसको हमको अडॉप्ट करना चाहिए, और अगर बच्चा हम ले आते हैं तो क्या ये अपराध होगा या नहीं होगा। ये सब तमाम कन्फ्यूजन्स हैं जिसको रिमूव करना आवश्यक है। अगर रिमूव नहीं करा और स्टेप ले लिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है बाबू। तो इसलिए एक एक चीज़ को सोचते हुए, विचार में लेते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। कंसेप्चुअली जो है खुद को हम क्लियर करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एज पर आवर ऑन डिस्क्रिशन। साथियों बेसिकली सबको जो है बच्चे अच्छे लगते हैं ना, बच्चे अच्छे। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब डिस्प्यूट होता है हस्बैंड और वाइफ का, तो वाइफ की पहली पहल क्या होती है कि बच्चों को साथ में ले जाया जाए। अगर बच्चे माँ के पास होंगे तो उसके दो फायदे होंगे। पहली बात तो पिता जो है वो इमोशनली हिट होगा, बच्चे से मिलने देंगे नहीं, अल्टीमेटली वो झुकेगा। क्लियर है बात ये। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इश्यू आता है मेंटेनेंस का, तो माँ के साथ दो बच्चे या एक बच्चे हैं तो वहाँ पर भारी भरकम मेंटेनेंस मिलने की स्थिति रहती है। बट साथियों जब बच्चे कोर्ट में आते हैं या हम कुछ टाइम के लिए बच्चे से मिल पाते हैं कोर्ट में, या कोर्ट का कोई आदेश होता है कि भाई घंटे 2 घंटे आप मिल लो, तो भावनात्मक रूप से हम बड़े टूट से जाते हैं कि उनसे हम मिले, पूरा टाइम भी नहीं दे पाए और समय भी जो है बीत गया। करें तो क्या करें, समय भी कुछ आता नहीं है और अल्टीमेटली हम वो रेमेडीज़ लेने पहुंच जाते हैं जो रेमेडी जायज़ ही नहीं है। साथियों बेसिकली कन्फ्यूजन अगर आपको रिमूव करना है तो सब चीज़ों को दिमाग से बाहर फेंक के मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, उसको नोट डाउन जो है आप करते हुए चलो, ताकि आपको जो है बहुत इजी रहने वाला है टू टेक अ डिसीजन व्हाट टू डू इन दीज सर्कमस्टेंसेस। सबसे पहले कॉपी में आप एक फैक्ट लिखिए ऊपर, चाइल्ड कस्टडी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, मेरे नोट्स बने हुए, यहाँ लिख लीजिए चाइल्ड कस्टडी ऊपर। अब उसके अपने को 3 हिस्से करने हैं। सबसे पहला हिस्सा है कि बच्चे को उठा के लाएं या नहीं लाएं। दूसरा हिस्सा है कि केस फाइल करें फैमिली कोर्ट में चाइल्ड कस्टडी का, और तीसरा हिस्सा है कि केस फाइल करें हाई कोर्ट में अंडर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद हम एक फैक्ट लिखेंगे यहाँ पर, एज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको इज इक्वल टू कीजिए आप और लिखिए 5 ईयर। और मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो सुन रहे हैं हिंदू भाई तो ये बात क्लियर दिमाग में सेट कर लें कि वी आर नॉट गवर्न बाय हिजानत। हिजानत जो है एक राइट है मुस्लिम भाइयों को। क्लियर है, वहाँ पर अलग पैरामीटर है चाइल्ड कस्टडी का। हिजानत में क्या होता है कि अगर मेल चाइल्ड है तो 7 साल के बाद उसकी कस्टडी का एक्सक्लूसिव राइट जो है वो पिता के पास में हो जाता है, पर उससे पहले वो राइट रहेगा माँ के पास में। और अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो अप टू द एज ऑफ प्यूबर्टी, क्लियर है, उसकी जो कस्टडी का राइट है वो रहेगा माँ के पास में। उसके बाद कस्टडी क्लेम कर सकता है एक्सक्लूसिवली उसका फादर। बट चूंकि हम हिंदू हैं तो हमारे केस में चाहे मेल है चाहे फीमेल चाइल्ड है, एक ही एज पैरामीटर है, वो है 5 ईयर, और ये गवर्न करता है हिंदू गार्जियनशिप एक्ट। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब 5 साल हमारे लिए क्राइटेरिया हो गया कि अगर हमें रेमेडी सीख करनी है और डिफरेंशिएट करना है कि कौन सी रेमेडी बेस्ट रहेगी हमारे लिए। क्लियर है, एक तो अपन ने ये लिख लिया एज फैक्टर। अब इसके बाद एक एज फैक्टर और लिखिए जो गवर्न है इंडियन मेजोरिटी एक्ट से। क्लियर है, अगर कोई बच्चा है, क्लियर है, और उसकी हमें मेजोरिटी को काउंट करना है तो बेसिकली मेजोरिटी की एज क्या होगी, 18 ईयर एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट।
अगर बच्चा 18 साल का हो गया है, चाहे मेल चाइल्ड है चाहे फीमेल चाइल्ड है, तो ऐसे सिनेरियो में बच्चे का ये अधिकार है कि वो जहाँ रहे, जिससे शादी करे या जिसके पास वो जाए, हम कानूनन किसी भी रूप में उन्हें कंपेल नहीं कर सकते टू बी विथ अस। तो इसका मतलब जो भी करना है वो कब तक करना है? अप टू द एज ऑफ 18 ईयर। उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो दो एज बहुत खतरनाक है, 5 ईयर और 18 ईयर। अगर 18 ईयर बाद हम आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन वैसे भी मेंटेनेबल नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे का स्टेटस क्या है, कि बच्चा माँ के पास है या बच्चा पिता के पास है। इसको भी जो है नोट डाउन कर लीजिए, या किसी और के पास है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप बच्चे के पिता हैं और बच्चे की माँ की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। आपके ससुराल वाले जो हैं आते हैं और झगड़ा करते हैं और खूब जो है आपसे करते हैं गाली गलौज, और बच्चे को उठा के ले जाते हैं। और बच्चा जो है वर्तमान में है लड़की के पीहर में और लड़की की मृत्यु हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जिनके पास बच्चा है, या तो वो मामा है या वो नाना है, वो बच्चे के डी फैक्टो गार्जियन हो सकते हैं, बट दे आर नॉट डी ज्यूरे गार्जियन। डी ज्यूरे गार्जियन मीन्स द गार्जियन बाय लॉ। जब पिता नहीं होगा या माँ नहीं होगी तो ऐसे सिनेरियो के अंदर कोर्ट कंसर्न नाना को या दादा को या कंसर्न चाचा को या कंसर्न मामा को गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। बट जब तक कोर्ट का अपॉइंटमेंट नहीं है तो जो नेचुरल पेरेंट्स हैं दे आर डी ज्यूरे गार्जियन मीन्स दे आर गार्जियन बाय लॉ। तो ऐसे सिनेरियो में जो कस्टडी है मामा की या नाना की वो इलीगल है। तो वहाँ पर अगर बच्चा वो जबरन ले जाते हैं तो आप इमीडिएटली हाई कोर्ट जाकर चाइल्ड कस्टडी के लिए आवेदन कर सकते हैं अंडर रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस। और एक बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर एज जो है मटेरियल नहीं है। अगर बच्चा 5 साल से भी कम है तब भी पिता जो है हाई कोर्ट जाकर कस्टडी क्लेम कर सकता है अंडर रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस। अगर माँ की डेथ हो गई है बच्चे की और जबरन जो है ससुराल वाले आ गए और बच्चे को उठा के ले गए। क्लियर हो गया आपको? ये बहुत सिंपल केस स्टडी है। इसके अलावा अगर माँ जिंदा है, ये अपने एग्जाम्पल नेक्स्ट लेना है, माँ अगर जिंदा है और माँ बच्चे को उठाकर ले जाती है और माँ जो है अभी अपने पीयर में और बच्चे की उम्र जो है 5 साल से कम है, तो आप हाई कोर्ट जाकर अंडर रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस किसी भी रूप में कस्टडी क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? कस्टडी क्लेम करनी है आपको तो उसके लिए प्रोटोकॉल क्या होगा? बाय फाइलिंग अ केस बिफोर द ऑनरेबल फैमिली कोर्ट, बट अंडर रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस वी कैन नॉट क्लेम द कस्टडी बिकॉज ऐसी मान्यता है या ऐसा स्थिति स्पष्ट है हिंदू गार्जियनशिप एक्ट में कि जो बच्चा छोटा है मीन्स अबोध एज में है या अंडर 5 ईयर है तो उसका बेटर ध्यान जो है वो माँ ही रख सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, इफ द चाइल्ड इज बिलो 5 ईयर्स देन ऑर्डिनरली और इन जनरल पर्सपेक्टिव द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड इज टू बी विद द मदर। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आप हाई कोर्ट जाएंगे तो आपको कस्टडी नहीं मिलेगी अंडर रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस। तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? बिफोर द ऑनरेबल फैमिली कोर्ट। यहाँ क्लियर हो गया अपने को? तो हैबियस कॉर्पस फाइल करना है या नहीं करना है ये अपने को एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। तो हैबियस कॉर्पस कहाँ लाई करेगी? जहाँ कस्टडी अगेंस्ट लॉ है और कस्टडी इलीगल है। कस्टडी अगर इलीगल नहीं है तो हैबियस कॉर्पस भी लाई नहीं करेगी। अब यहाँ पर इसको सम अप करते हुए एक एग्जाम्पल अपन और लेते हैं कि बच्चा जो है आप माँ से ले आए और बच्चा जो है 5 साल से कम है। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया अभी कि हिंदू गार्जियनशिप एक्ट में अगर बच्चा 5 साल से कम है तो कस्टडी कहाँ रहेगी? जनरली विद द मदर। तो मदर जो है जा सकती है हैबियस कॉर्पस में कि बच्चा जो है 5 साल से कम है, तो ऐसे सिनेरियो में कस्टडी अगेंस्ट लॉ है, तो इस पर्सपेक्टिव में मुझे कस्टडी जो है दिलाई जाए, कस्टडी को वापस से रिज्यूम किया जाए। तो वहाँ पर रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस लाई करेगी, अन्यथा लाई नहीं करेगी। अगर बच्चा 5 साल से ऊपर हो गया है और बच्चा जो है फादर ले आता है तो माँ को जाना पड़ेगा बिफोर फैमिली कोर्ट, वहाँ पर रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस लाई नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन था मैंने दूर करने का जो है प्रयास किया एज फार एज रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज कंसर्न। क्लियर हो गया आपको? दूसरी बात, रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस जो है लाई करती है हाई कोर्ट में। तीसरी बात जिसके लिए रेमेडी है आर्टिकल 226 संविधान के तहत। क्लियर हो गया आपको? चलिए, दूसरा है केस बिफोर फैमिली कोर्ट। देखिए, अगर हम फैमिली कोर्ट जा रहे हैं तो हमको रिलाई करना पड़ता है चाइल्ड कस्टडी के लिए बेसिक
लेजिस्लेशन पे या कानून पे, जिसको हम कहते हैं गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट। बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पर बच्चा रह रहा है सामान्यतः, वहाँ पर केस जो है फाइल करना पड़ेगा, जिसके लिए आप धारा 9 का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर 2 पिटिशन जो है फाइल करनी पड़ती है। एक तो है फॉर परमानेंट कस्टडी और दूसरा होता है फॉर टेम्पररी कस्टडी। दोनों ही स्थितियों में आपको ये स्पष्ट करना होता है कि बच्चे का वेलफेयर आपने कैसे किया, आगे आप कैसे करेंगे और बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। अगर बच्चा करीबन 9 साल के आसपास है तो वहाँ पर कोर्ट जो है बच्चे का इंटरव्यू कंडक्ट कर सकता है और बच्चे की इच्छा के आधार पर यह तय कर सकता है कि कस्टडी के लिए बेटर कौन होगा। तो इसलिए आपसे मैं हमेशा ही निवेदन करता हूँ कि अगर बच्चा जो है माँ के पास में है तो सबसे बड़ा प्राइम हमें जो काम करना है वो है चाइल्ड विजिटेशन का। तो आप जब भी ड्राफ्टिंग करें स्थायी कस्टडी की, आप जब भी ड्राफ्टिंग करें अस्थायी कस्टडी की, तो वहाँ पर अपनी पत्नी पर आरोप प्रत्यारोप करने से पहले आप ये अश्योर कर लें कि बच्चे का वेलफेयर आपने कैसे किया, आगे आप कैसे करेंगे और कैसे आप उसका करेंगे अपब्रिंगिंग। अब बच्चा जो है 2 साल का है, दूध पीता बच्चा है। अब ये तो है ना कि बच्चे को हम हाथ में लेके दूध पिलाना शुरू कर देंगे। अगर बच्चा छोटा है, दूध पीता बच्चा है, तो उसको माँ का दूध चाहिए, वो उसकी कमी जो है आप पूरी नहीं कर सकते हो। क्लियर है बात ये। तो वहाँ पर ये विचार त्याग दो कि यू विल गेट द स्थायी कस्टडी। बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, थोड़ी सी बात को समझे, आपसे बॉन्डिंग को जो है डेवलप करें, तभी हमको जो है वहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को दिमाग में सेटल कर देना। अब इमोशंस हैं मैं जानता हूँ, बट इमोशन को कंट्रोल भी करना पड़ेगा और जो रेमेडी एज पर लॉ है उसके तहत हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो स्थायी कस्टडी अस्थायी कस्टडी के बीच में एक गैप है और वो गैप है पेरेंटल अरेंजमेंट। इसको जो है आप फोकस दिमाग में सेट कर लो। भाई जब भी आप क्लेम कर रहे हो कस्टडी, मीन्स बच्चा जो है छोटा है 5 साल से, या बच्चा जो है बड़ा है 5 साल से, या बच्चा जो है माँ के पास में है, इन स्थितियों में, तो उस पर्सपेक्टिव में यदि हम केस फाइल कर रहे हैं गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के तहत, तो सबसे पहले हमें केस फाइल कहाँ करना है, जब बच्चा रह रहा है माँ के साथ में। अगर मान लीजिए आप जयपुर में रह रहे हैं और बच्चा आपका दिल्ली में है, तो केस फाइल कहाँ होगा, दिल्ली में। तो आप दिल्ली जा सके हर पेशी पे तभी केस फाइल कीजिएगा। जल्दबाजी में केस फाइल करेंगे तो केस का कोई महत्व नहीं रहेगा। दूसरी बात यह कि पिटिशन को फाइल करने से पहले आप सारे प्रयास कीजिए बच्चे से मिलने के, इवन कम्युनिकेशन के, इवन ई विजिटेशन भी जो है एक नया कंसेप्ट है जिसमें वीडियो कॉल से बातचीत भी जो है शामिल किया गया है। अगर आपके प्रयास ही नहीं है इस तरह के, तो कोर्ट को लगेगा भाई पिटिशन जो है वो फिटेड डीएस है। इसके अलावा आपने कैसे वेलफेयर किया, आप कैसे वेलफेयर करेंगे। अब वेलफेयर कैसे होगा, बोलने से नहीं होगा। उसकी एजुकेशन को लेके आपके क्या थॉट्स हैं, उसका जो फर्दर कैरियर है उसको लेके क्या थॉट्स हैं, उसकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको लेके आपके क्या थॉट है, बच्चा कैसे डेवलप करेगा उसको लेके आपके क्या थॉट्स हैं, और बच्चा आपके फैमिली में कैसे एडजस्ट होगा और किस तरह से आप उस पर बेटर वर्कआउट कर पाएंगे जो अवेलेबल नहीं है लड़की के परिवार में। ये सब कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं, ये आपको स्पेसिफिक करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो वहाँ फिर आप इफेक्टिव रिजल्ट जो है नहीं ले पाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये रेमेडीज़ जो है सिक्योर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सक्षम फैमिली कोर्ट में। बट दिक्कत ये है कि पिटिशन जो है बल्कि बनती है, कई सेट्स में बनती है, इवन जो कंसर्न लड़की के रिश्तेदार उनको पार्टी बनाना पड़ता है, और धारा 10 सब क्लॉज 3 गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के तहत जो है आपको देना पड़ता है एक एफिडेविट रिगार्डिंग योर विलिंगनेस कि दैट यू वांट टू एक्ट एज गार्जियन एंड विलिंग टू हैव द परमानेंट कस्टडी ऑफ द कंसर्न चाइल्ड। तो इस तरह के पैरामीटर अगर होंगे तो कोर्ट जो है आगे बढ़ेगा। पर यकीन मानिएगा अगर बच्चा टेंडर एज पर है और आप इस तरह की लिटिगेशन में जा रहे हैं, सफलता नहीं मिलेगी। अगर जा रहे हैं तो आपको क्या फोकस करना है, पेरेंटल अरेंजमेंट पे, जिसमें मैं क्या स्पेसिफिक करता हूँ, हमेशा बात करें जॉइंट कस्टडी की, हमेशा बात करें विजिटेशन की, हमेशा बात करें फिजिकल मीट की, तभी वो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। भाई बच्चे को आप ले तो आओगे, संभालोगे कैसे, क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, और संभाल नहीं पाए तो माँ जो है क्वेश्चन खड़े कर देगी आपके ऊपर। तो बेटर क्या कि वी हैव टू फोकस ऑन द फिजिकल मीटिंग, वी हैव टू फोकस ऑन द ई मीटिंग। ठीक है जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट महीने में 2 दिन 3 दिन के लिए बच्चा आप ले जाओ, वापस छोड़ देना। तो इस तरह के परपंच जरूरी है ताकि विद द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हम उसको ये शो कर सकें कि वी आर द राइट पर्सन, जो कि उसके डेवलपमेंट में, उसके अपब्रिंगिंग में, उसके वेलफेयर में जो है पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे दिक्कत जो है हमारे लिए होगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा इस तरह के मैटर्स में कि बच्चे के नाम पर आप जरूर खोलिए जूनियर खाता, उसमें अमाउंट डालिए और जो भी खर्चा कर रही है माँ सबूत मांगिए, और उस पैसे का वहाँ पर अपनों को सदुपयोग करना है ताकि अपन कोर्ट को ये शो कर सकें कि वी आर द राइट पर्सन हु कैन कंट्रीब्यूट। और कंट्रीब्यूशन मांगिए माँ से भी कि वाई यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग,
यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग बिकॉज यू वांट टू सी डिटेल, कि जो माँ खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाई वो बच्चे को क्या खड़ा करेगी, तो वहाँ अपने लिए बनेगा प्लस पॉइंट। समझिए बात को। जो उस कंसर्न लेडी के माता पिता शिक्षा देने के बावजूद भी इस तरह उसको तैयार नहीं कर पाए कि पति ने छोड़ भी दिया या घर से अलग भी हो गई तो अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़ सके, तो बच्चों को वो क्या जो है सपोर्ट देगी। तो ये सब प्राइमरी की हैं जो आपको फोकस रखते हुए प्लीड करना है पिटिशन में। अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान जो है आप खा जाएंगे। और अंतिम जो है कि बच्चे को ले आओ भाई, बच्चे को कौन मना कर रहा है। अगर आप बच्चे को ले आते हो, इट इज़ नॉट अ किडनैपिंग, बिकॉज अगर कोई पिता अपने बच्चे को ले आता है तो ये किडनैपिंग नहीं है। प्रीवियसली भी कई FIR दर्ज हुई जो क्वैश हुई, और रिसेंटली भी सेक्शन 137 BNS का आप पढ़ सकते हो, जहाँ ये स्पष्ट है कि इफ़ यू आर द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, गार्जियन मीन्स उसके आप पेरेंट्स हो, तो बच्चे को आप ला सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमें कंसेप्चुअली क्लियर हुआ कि अगर ऐसे मैटर्स हैं तो हमें करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है, और रेमेडीज़ जो है कानून में क्या अवेलेबल है। तो घबराए नहीं, राइट्स हैं बट सिक्योर तो करना ही पड़ेंगे आपको। क्लियर है बात ये। तो थोड़ी सी हिम्मत करनी है, हिम्मत करेंगे तो ईजी रहेगा और वर्कआउट करने में जो है हमें तकलीफ नहीं होगी। तो बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि बस बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं। हम जानते हैं कि बच्चे हमसे दूर हुए हैं, बट इमोशनल एक्ट करेंगे या जल्दबाजी करेंगे तो बच्चे आप गवा देंगे। अगर आपने काम कर लिया सूझबूझ से तो वहाँ बच्चे जो है अपने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। तो साथियों, जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, इसको नोट कर लेना कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है। कि बच्चे चले गए हमारे, हम बहुत घायल हो गए। कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही मेरे दोस्त जिंदा है। तो हमें वापस खड़े होना है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी, बट अपना जो मनोबल है उसको मेंटेन रखो, वर्कआउट करो, निश्चित तौर पर अपन सफल होंगे। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।